अगर आप भी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और जीएस यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने सीजीएल मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री पीडीएफ आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पिछला इडियम्स एंड फ्रेजेस वाला सेक्शन देख लिया होगा। आज हम आप सभी के साथ बढ़ रहे हैं नेक्स्ट लेवल इडियम्स एंड फ्रेजेस पर ही। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो क्वेश्चंस हैं जो बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए कलेक्ट किए गए हैं, ताकि आप लोगों के एग्जामिनेशन में आप लोगों का इडियम्स एंड फ्रेजेस आपकी ताकत बन सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस मेरे साथ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, Now that Mr. Krishna Murthy has retired from the company, his daughter is blank in the dog house. that देखो, पहले तो समझो ध्यान से, यहाँ पर बात रिटायर्ड की है। रिटायर्ड का मतलब यहाँ पर नेगेटिव हो गया, है ना। जब कोई इंसान रिटायर हो जाता है तो उसके बाद उसकी कमाई का सोर्स कम हो जाता है। कमाई का सोर्स कम होने का मतलब अब उसे अपने लिमिटेड सोर्सेज में ही रहना पड़ेगा, ठीक है जी, है ना। तो अब इसका मतलब क्या होगा, अब उनकी बेटी को कैसे रहना होगा। आप कहेंगे सर इन द पिंक। सर जब इन द पिंक की बात हम करते हैं तो इसका मतलब होता है इन गुड हेल्थ, ठीक है जी। इसका मतलब हमें समझ आता है इन गुड हेल्थ, तो ये तो नहीं होगा। इन द लैप ऑफ लग्जरी, इसका मतलब हमें समझ में क्या आता है ना, यानी कि जब आप एक लग्जरी में रहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप वेल्थ की बात कर रहे हैं। इन द ड्राइवर सीट, तो ड्राइवर सीट का मतलब क्या हुआ, आपको खुद अपने काम खुद से ही करने होंगे। इसका मतलब समझ में आता है क्या चीज, इन अ कंट्रोल्ड सिचुएशन। आप यहाँ क्या कहना चाहेंगे, इन कंट्रोल्ड सिचुएशन, ठीक है ना। तो एक कंट्रोल सिचुएशन में रहना पड़ेगा। ड्राइवर है, अपनी गाड़ी को अपना सोच समझ के चलाएगा। इन द डॉग हाउस, जब डॉग हाउस की हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जब आप किसी इंसान के साथ जो है बातचीत में डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिस इंसान के साथ आपकी तालमेल बिगड़ जाती है ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, डिसफेवर आ जाना। किसके लिए, डिसफेवर उस इंसान के लिए, समवन के लिए जिसके लिए आपने कुछ किया था, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर इन द ड्राइवर सीट बनता है। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा ध्यान से। अधिकतर स्टूडेंट्स इसके ए ऑप्शन को मार्क कर रहे होते हैं, पर बात कुछ और होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है भाई, They talked over the matter of his leaving the job and going for further studies. सर उन्होंने बात की है किसके बारे में, मैटर ऑफ हिज लीविंग द जॉब, उसके नौकरी छोड़ने के बारे में, एंड गोइंग फॉर फर्दर स्टडीज, ठीक है जी। अब यहाँ हमें क्या समझ में आता है, टॉक्ड ओवर का मतलब क्या हुआ, एक्सप्लेन। अब एक बात बताइए बच्चों, वे लोग इस मैटर को एक्सप्लेन करेंगे, सेंसिबल नहीं है कि भाई वो नौकरी छोड़कर आगे पढ़ाई के लिए जा रहा है, नहीं। सर्वे का मतलब आप जानते हैं, जब आप किसी चीज पर शोध करते हैं, ठीक है ना जी। फॉट अगेंस्ट, कौन लड़ेगा भाई किसी के खिलाफ, सिंपल आप इसके लिए क्या कह देंगे, डिस्कस्ड। इसके अलावा कोई और हमारे पास बेहतरीन आंसर नहीं बनता है, ठीक है जी। करेक्ट हो गया, है ना। यहाँ पर बात समझाने की है, यहाँ सर्वेक्षण करने की है, यहाँ किसी के विरुद्ध लड़ने की है, यहाँ सिर्फ उस चीज के बारे में जिक्र करने की बात है। क्वेश्चन 53 पर आते हैं, रोहित वॉज ब्लैंक व्हेन ही टुक इंपॉर्टेंट डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग द फैमिली। रोहित वॉज ब्लैंक व्हेन ही टुक इंपॉर्टेंट डिसीजंस, उसने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं बिना किसी के क्या कंसल्ट किए, फैमिली के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर कोई ऐसा डिसीजन जो अपनी फैमिली के साथ कंसल्ट किए बगैर ले लें तो इससे क्या होगा, आपको डेफिनेट सी बात है नेगेटिविटी झेलनी पड़ेगी। तो नेगेटिविटी झेलने का मतलब हमारी तरफ से कौन सा होगा भाई, आओ दोस्तों अब ध्यान से देखते हैं। कटिंग द रेड टेप, रेड टेप को काटना, सर इसका मतलब क्या समझ में आता है, आप कहेंगे एलिमिनेट करने की कोशिश आप करेंगे, एलिमिनेट करेंगे आप लोग किस चीज को, टू मच ऑफिशियल ड्यूटीज,
ठीक है ना जी। यानी कि जब औपचारिकताओं को आप कम करने का काम करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, जब आप औपचारिकताओं को कम करने का काम करते हैं, ठीक है ना, आप इसी की जगह ये भी कह सकते हैं टू मच ब्यूरोक्रेसी। जब आप बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी को हटा देते हैं, बहुत सारी अनावश्यक कार्यवाही को हटा देते हैं, ठीक है जी। तो भाई इधर लिखा है, ये तो जरूरत ही नहीं है, कॉन्टेक्स्ट ही नहीं जच रहा है। टोल्ड टू गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। अब न्यू लीज ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आना जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में सुधार हो सके, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग चेंजेस इन वंस लाइफ, टू ब्रिंग चेंजेस इन वंस लाइफ। तो सर जी ये भी अपनी जगह ठीक नहीं है। इन द सेम बोट, सर इन द सेम बोट का मतलब क्या होता है, जब आप और आपके सामने कोई इंसान है ना, तो वो दोनों ही एक दूसरे के साथ यानी कि क्या कर रहे हैं, फेसिंग सेम प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, फेसिंग सेम प्रॉब्लम्स। अब आप कहोगे सर जी फेसिंग सेम प्रॉब्लम्स के यहाँ क्या सेंस है, ध्यान से समझिएगा। जब भी आप कहीं समुद्री यात्रा करते हैं तो पुराने ज़माने के जिनके ऊपर ये श्राउड्स लगे होते थे, याद है, तो ऐसे जब जहाज़ की बात कर रहे होते थे तो सर नेविगेशन इतना खूबसूरत होता नहीं था और भाई चलते रहते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बोट में होती थी। क्या सर, खाना ख़त्म हो जाता था, पीने का पानी ख़त्म हो जाता था, है ना, सर बोट बिना हवा के ऐसी जाकर फंस जाती थी कहीं पर जहां से निकलना मुश्किल हो जाता था। तो सर बहुत सारी, तो इस बोट का मतलब ट्रबल्स की बात कही जाती है, ठीक है भाई। टोल्ड टू फाइट हिज ओन बैटल्स हिमसेल्फ, यानी कि अपने युद्ध अब अपने आप ही आपको लड़ने हैं, किसी और पर आपको डिपेंडेंट नहीं होना। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है ना। सेल्फ डिपेंडेंट किस चीज़ के लिए, आगे के जीवन के युद्ध को अपने आप ही लड़ेंगे। ऐसा क्यों कहा गया, बिना परिवार के डिस्कशन के आपने कोई डिसीजन लिया है तो भाई अब अपना अपने आप भुगतो। जितने भी लोग लव मैरिज करते हैं तो उनको अक्सर फैमिली यही कहती है कि तुम्हारी अपनी पसंद से शादी है, आगे अगर तुम्हारे झगड़े होते हैं, पंगे होते हैं, डिस्कशन खराब होता है तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, है भाई। क्वेश्चन नंबर 54 पर आ जाओ बच्चों, क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। राधा इज अनेबल टू कंटिन्यू वर्किंग इन दिस ऑफिस। राधा एबल नहीं है इस ऑफिस में लगातार काम करने के लिए। हार्ड वर्क इज ब्लैंक ऑन हर हेल्थ। अब हार्ड वर्क जो है ना वो उसकी हेल्थ पर क्या है, कंटिन्यू नहीं करने योग्य है। देखो बेटा एबल नहीं है ना, अनेबल का मतलब somebody who is not able, कंटिन्यू नहीं कर सकती, यानी कि हेल्थ किस कैटेगरी में चली गई, खराब की कैटेगरी में चलेगी, माइनस कैटेगरी में चलेगी। तो अब हमें यहाँ देखना कौन सा आंसर हो सकता है, मेकिंग हर मीट बोथ हैंड्स। इसका मतलब क्या होता है, किसी तरह से गुजारा चलाना, किसी तरीके से गुजारा चलाना। तो मैं अगर इसका अर्थ निकालने की कोशिश करूं तो इसका अर्थ निकल कर आता है मैनेजेस फाइनेंसेस, ठीक है ना, अपना भाई किसी तरीके से गुजारा चलाया जा रहा है। ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, सर ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है वो इंसान जिसका दोहरा व्यवहार होता है, इसी को आप अंग्रेजी में कहते हैं इनडिसिसिव बिहेवियर। इसी को आप कहते हैं बच्चों इनडिसिसिव बिहेवियर, ठीक है ना। अगर हम इसको कहने की कोशिश करते हैं तो दोहरा व्यवहार, ठीक है भाई, फाइन। कीपिंग एन आई, किसका मतलब क्या होता है, वॉच क्लोजली, यानी कि किसी चीज पर नजर रखना, ठीक है ना। इसका मतलब होता है टू बी अलर्ट, ठीक है ना। या फिर अगर हम इसी चीज को कहने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब होता है टू वॉच क्लोजली, बहुत ध्यान से किसी पर नजर रखना। तो बाबू ये तो सब अपनी जगह गलत हो गए। टेकिंग अ टॉल ऑन, टेकिंग अ टॉल ऑन का मतलब हमें क्या समझ में आता है, इसका मतलब समझ में आता है जो टोल का मतलब क्या होता है, टोल का मतलब होता है टैक्स, टोल का मतलब होता है टैक्स। अब आप अगर कहीं पर जा रहे हैं, आप अगर कहीं पर जा रहे हैं और दोस्तों आप लोगों को रोका जाता है इस तरीके के बैरियर लगाकर, है ना, ऊपर लिखा होता है NHAI आपका स्वागत करता है, और यहाँ अगर लिखा हुआ आपको मिल जाए टोल टैक्स, अगर यहाँ आपको लिखा मिल जाए टोल टैक्स, तो आप समझ लीजिएगा ये सुपरफ्लोस क्वेश्चन आपको मुफ्त में पढ़ा रहा है। क्यों, टोल का मतलब ही टैक्स है, ठीक है। तो टोल के साथ अगर टैक्स आप लोगों ने लिखा देखा तो मान लीजिए ये आपको फ्री में सुपरफ्लोस का क्वेश्चन
पढ़ा रहा है। तो दोस्तों टेकिंग अ टॉल ऑन का मतलब होता है नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है ना जी। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, नकारात्मक परिणाम। आइए बच्चों क्वेश्चन 55 पर काम करते हैं। ही ट्राइज टू परफॉर्म वेल बट गुड प्रोजेक्ट्स डन बाय हिम आर ब्लैंक, ही नीड्स टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। वो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, ट्राइज का मतलब कोशिश करना, लेकिन अच्छे जो प्रोजेक्ट उसके द्वारा किए जाते हैं ना, आर क्या है? ही नीड्स टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब क्या हुआ? उसे और ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, यानी कि डेफिनेट सी बात है यहां कोई ना कोई कमी की ही बात होगी। बोलो जरा हाँ। आप लोगों के अगर मॉक टेस्ट में नहीं आ रहे हैं अच्छे नंबर, ठीक है, आप लोगों के अगर मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो मैं आपको क्या सलाह दूंगा? बच्चे थोड़े से एफर्ट्स और ज्यादा लगाओ, यही कहूंगा भाई, थोड़े से एफर्ट्स और ज्यादा लगाओ। जब थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स लगाने की बात है, तो सर यही से हमें समझ में आया कि एफर्ट्स जो लगा रहे हो उसमें कोई कमी है ना। तब ऑन द एज का मतलब हमें क्या समझ आया? ऑन द एज का मतलब हमें समझ में आता है वो इंसान जो नर्वस है। अब बेटा नर्वस का इससे कोई लेना देना नहीं है। वॉकिंग ऑन एयर, हवा में चलना, है ना, इसका मतलब तो क्या हो गया? यानी कि एक इंसान जो बहुत ज्यादा खुश फील कर रहा है, खुश का एक सिनोनिम भी लिख लीजिएगा मेरे साथ, ठीक है ना, हैप्पी या यूफोरिक फीलिंग आपके दिल में आ जाए, ठीक है जी। अगला सवाल है फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज रेयर, इनफ्रीक्वेंट, कभी कभी जो आप करते हैं। गोइंग विद द फ्लो, यानी कि जो हो रहा है उसे होने दो, है ना। इसका मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज? फॉलोइंग द ट्रेंड, फॉलोइंग द ट्रेंड, यानी कि जो हो रहा है उसे होने दो। अब इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? सर हमें जो हो रहा है वो होने दो की बात तो समझ नहीं आई। खुश होने से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का लेना देना नहीं। हम यही कहेंगे कि जो आपके एफर्ट्स है ना वो रेयर हैं। रेयर का मतलब है इनफ्रीक्वेंट है। आप लगातार प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप लगातार एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। और जो भी भाई लगातार एफर्ट्स नहीं लगा रहा है, नेचुरल सी बात है, उसको यही कहा जाएगा दोस्त आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्वेश्चन 56 पर काम करते हैं। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ब्लैंक जीएसटी ऑन सम टेम्स। सर यहाँ आइटम्स लिखा हुआ है, ठीक है जी, यहाँ आइटम्स लिखा हुआ है। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ब्लैंक जीएसटी ऑन सम आइटम्स लिखा है इन ऑर्डर टू हेल्प सम स्मॉल ट्रेडर्स, ठीक है ना जी। जो छोटे ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, उनकी मदद करने के लिए क्या डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने कि भाई अब जीएसटी जो है वो, अब मदद अगर करनी है तो नेचुरल सी बात है पॉजिटिव कैटेगरी में, तो यहां पर भी हमें पॉजिटिव सेंस वाला ही कोई ना कोई इडियमेटिक एक्सप्रेशन चाहिएगा, ठीक है जी। अब ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रैक डाउन ऑन। क्रैक डाउन ऑन का मतलब हमें क्या समझ में आता है? जब आप किसी को पनिश कर रहे हैं, जब आप किसी को पनिश कर रहे हैं, कैसे? सीवियरली, ठीक है ना। सीवियरली का मतलब होता है कठोरता से। जब आप किसी के ऊपर जबरदस्ती नियम थोपते हैं और उसको पनिश करते हैं, दिस इज व्हाट यू कॉल पनिश सीवियरली। इसी को साथ साथ ये भी लिख लीजिएगा, एनफोर्स रूल्स, ठीक है ना जी। नियमों को लागू करके किसी को पनिश करना। सर ऐसा तो नहीं, हेल्प नहीं हो पाएगी ना इससे, है ना बाबू। वॉश अवे का मतलब होता है जब आप किसी चीज को एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं या फिर इरेज करते हैं किसी भी चीज को। ये समथिंग लिखा है बेटा मैंने, ठीक है ना। रोल बैक का मतलब क्या होता है? अब देखो ध्यान से समझना। आप जीएसटी को किसी आइटम्स पर पूरी तरह से हटा दें तो आप कहेंगे सर ये बात तो जच रही है, ये बात तो जच रही है। अगर किसी चीज पर आप जीएसटी को यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को पूरी तरह से हटा दें तो सरकार की कमाई का सबसे मोटा जरिया जीएसटी है। तो सरकार को तो जीएसटी मिलना ही बंद हो जाएगा आइटम्स से। आइटम्स का मतलब प्रोडक्ट पर। तो आप कहोगे सर जी इससे तो सरकार को कोई फायदा नहीं मिलने वाला, सरकार तो नुकसान में चली जाएगी। तो सर ये वाली जो बात है ना, मतलब मुझे इस पर डाउट है हो सकता है या नहीं। रोल बैक का मतलब हम समझते हैं, जिसका मतलब होता है रिवर्स अ पॉलिसी और एक्शन, ठीक है ना। इसका मतलब होता है टू रिवर्स अ पॉलिसी एक्शन, ठीक है ना जी। किसी भी पॉलिसी को रिवर्स कर देना, यानी कि किसी भी पॉलिसी या एक्शन को आप वापस ले रहे हैं, ठीक है। स्टीयर क्लियर ऑफ
सर स्टीयर का मतलब होता है किसी चीज को चलाना, ठीक है ना, स्टीयर का मतलब होता है चलाना। आप गाड़ी जब चलाते हैं दोस्तों, आप जब गाड़ी चलाते हैं तो भाई साहब जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते वक्त ये जो आपके सामने चक्का है इसी को तो स्टीयरिंग कहा जाता है। तो स्टीयर क्लियर ऑफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप किसी चीज से दूर हो जाते हैं। अवॉइड समथिंग, क्या कहेंगे, अवॉइड समथिंग या समवन, ठीक है ना जी। और बाबू इन सब के पहले इन्फिनिटिव तरह से ही हम किसी भी वर्ब का, ये सभी वर्ब है ना, स्टीयर, रोल, वॉश, क्रैक, ये सभी वर्ब हैं। तो जब भी आप इनका मीनिंग बताओगे तो इन्फिनिटिव के साथ ही मीनिंग बताओगे, ठीक है ना। तो यहाँ मैं टू नहीं भी लिखूं तो आप समझ जाइएगा। तो सर ये बात तो अवॉइड नहीं किया, रोल बैक, पॉलिसी वापस लेने की बात कही गई थी। नजदीक थे ये ऑप्शन ए और सी, ये सीरियल मेंस में ही आपसे पूछा गया है, तो आपको इसको तैयार रख लेना चाहिए मेरे बच्चों। क्वेश्चन 57 हमें कहता है मेरे बच्चों, द रेजिडेंट्स ऑफ माई कॉलोनी ब्लैंक इन ट्राइंग टू फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना और किसी रिजल्ट को ढूंढना। अबाउट द इंक्रीजिंग, किस चीज के रिजल्ट को ढूंढने की बात कही जा रही है, अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार थेफ्ट्स, जितनी भी गाड़ियां चोरी होती हैं उसके क्या कारण है उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब बेटा पहला ऑप्शन कहता है हिट अ पर्पल पैच। हिट अ पर्पल पैच का मतलब हमें क्या समझ में आता है, इसका मतलब हमें समझ में आता है यानी कि एक ऐसा समय जिस समय आप बहुत ज्यादा सफल हैं। तो टू एक्सपीरियंस अ टाइम ऑफ सक्सेस, आप सफल हुए, उस सफलता के वक्त का आनंद लेते हैं। सर यहाँ तो हमें एफर्ट्स की बात करनी है क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं उस कारण को जिसकी वजह से गाड़ियां चोरी हो रही हैं। हिट द सैक की अगर हम बात करते हैं तो हिट द सैक का मतलब हमें समझ में आता है व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, ठीक है ना, टू गो टू रेस्ट, स्लीप, ठीक है ना जी। फाइन। बीट अबाउट द बश, इसका मतलब हमें समझ में आता है टू टॉक इनडायरेक्टली, ठीक है ना, घुमा फिरा कर अपनी बात को कहना। पुल्ड ऑल द स्टॉप्स, तो इसका मतलब हमें क्या कहना है, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, हर संभव प्रयास करने की कोशिश करना। तो यही अपनी जगह जचता है, क्यों, क्योंकि रेजिडेंट्स हर संभव प्रयास कर रहे हैं इस बात का पता लगाने के लिए आखिर कार चोरी कैसे हो रही है इतनी बड़ी संख्या में। नाउ वी हैव क्वेश्चन 58, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन 58 देखते हैं। इन ट्राइंग टू सोल्व द क्राइम, क्राइम को सोल्व करने की कोशिश जो की जा रही है, द डिटेक्टिव फाउंड हिमसेल्फ, डिटेक्टिव ने पाया किसको, खुद को ही पाया। रिफ्लेक्सिव हमारे सामने आ गया है, क्या चीज, येट द मिस्ट्री केप्ट डीपनिंग, फिर भी जो रहस्य था वो गहराता हुआ नजर आया। अब जो मिस्ट्री है, जो राज है, वो गहराता हुआ नजर आया, ठीक है ना जी। तो मेकिंग रूम फॉर अदर्स, दूसरों के लिए रास्ता बनाना, ठीक है ना जी। तो गिविंग अदर्स स्पेस, ठीक है ना, या फिर क्या, देखो मेकिंग की वजह से मैंने यहाँ गिविंग लिख दिया, अगर मेक होता तो टू गिव लिखता, ठीक है ना। गिविंग स्पेस टू अदर्स, ताकि दूसरे लोग काम कर सकें, ताकि दूसरे लोग किसी चीज पर एक्टिविटी कर सकें, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेटिंग हिज हेयर डाउन, अपनी जुल्फे नीचे गिरा देने की बात क्या हो गई, इसका मतलब हो गया रिलैक्सिंग, ठीक है ना, रिलैक्सिंग वन सेल्फ। अब ये आप लोग जानते हैं भाई, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितनी गर्ल्स हैं जब वो रिलैक्स कर रही होती हैं तो रिलैक्स करनी, माइंड नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल इस बात को माइंड मत करना। जब आप रिलैक्स करते हैं तो अपनी जुल्फों को जो है ना सबसे पहले लूजन करते हैं, खुला छोड़ देते हैं, और कभी कभी, राइट, है ना। अगर मैं सही हूं तो जरा कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है ना। भाई मैंने भी अपने घर पर देखा है, अधिकतर बहन है, बेटियां हैं, सब हैं, तो देखा है कि वो जब रिलैक्स करती हैं तो जुल्फें खोल के एंड दे स्क्रैच देयर स्कैल्प, जुल्फें ऐसे गिरा लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा बेटा, मेरी क्लास में जब आप पढ़ते हैं, मेरी क्लास में आप जब पढ़ते हैं, ये पूरा सेशन मैं आपको रिकॉर्डेड देता हूँ, क्या कभी ऐसा तो नहीं होता कि पूरी क्लास को आप जब देखते हैं तो मन में बोरियत आ जाती है, मन में ऐसा सवाल आ जाता है कि यार क्या करें, इतना सारा कुछ पढ़ गए हैं, या फिर मन ऐसा करता है कि क्लास शुरू होती है सर, बिल्कुल एंड तक नॉन स्टॉप हम देखते चले जाते हैं। तो आप अपनी इस फीडबैक को ज़रूर मुझे बताइएगा, क्या आप मेरी क्लास में बोर तो नहीं होते हैं, ठीक है, मुझे आंसर की इंतज़ार रहेगी दोस्तों।
अब मेरे बच्चों हमें आगे देखना है रिलैक्सिंग वन सेल्फ। तो सर ये वाली बात नहीं है। बीटिंग हिज ब्रेन्स आउट, तो सर कोई भी क्राइम को सोल्व करने में डिटेक्टिव अपने दिमाग को पूरी तरह से क्या करेगा, सोच में, ठीक है ना, यानी कि थिंकिंग हार्ड, गहराई से सोचने की कोशिश करेगा भाई साहब। ठीक है जी। बीटिंग द बश, सर ये तो पुरानी बात हो गई, इधर उधर बात करना, घुमा फिरा कर बात करना। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन 59 कहता है टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, अपनी एड़ियां बिल्कुल साफ दिखाना, इसका मतलब भाग जाना है ना, इसका मतलब भाग जाना। टू क्लीन शूज फास्ट, जूते साफ करना जल्दी से, हैं जी, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, है ना। आप इसको भी कहना चाहें तो कह सकते हैं रन अवे। शो क्लीन शूज, शो क्लीन शूज का मतलब क्या होता है, साफ सुथरे जूते दिखाना। तो ये बेसिकली कोई इडियम है ही नहीं, इसका तो दूर दूर तक कोई मीनिंग नहीं है। शो क्लीन फीट, सर इसका मतलब होता है जब आप व्हेन यू ट्राई टू बी ऑनेस्ट। अब देखो बेटा, जब मैं मीनिंग लिख रहा हूं तो यहां अगर वर्ब है तो इसके आगे टू लिखना अंडरस्टूड है, टू बी ऑनेस्ट। टू रन फास्ट, ठीक है जी, तो अब टू रन फास्ट अपने आप में ही इसका सबसे सटीक आंसर बन जाता है। ठीक है ना, फाइन। तेजी से दौड़ना, यहां सिर्फ है रन अवे का मतलब बचकर भाग जाना। ठीक है ना, यहां इसका मतलब हमें समझ में आता है टू अवॉइड अ सिचुएशन। कितना नजदीक क्वेश्चन का आंसर आपको फंसा के दिया है। ठीक है जी, अच्छा लगा सवाल देखकर मेरे बच्चों को। आइए बच्चों क्वेश्चन 60 पर काम करते हैं। हिज डीप स्टडी ऑफ द केस, उसने जो डीप स्टडी किया है केस को, अनकवर्ड मोर प्रॉब्लम्स, उससे और ज्यादा ही प्रॉब्लम्स सामने आनी शुरू हुई। वाह। His deep study of the case uncovered more problems। ठीक है जी, अब ध्यान से समझेंगे। ओपनड अ पेंडोरास बॉक्स, बिल्कुल यही इसका करेक्ट आंसर है भाई। जब बहुत सारी समस्याओं का घर हो जाता है उसे हम पेंडोरास बॉक्स कहने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना जी, यानी कि इसका मतलब अगर हम समझने का काम करें, अनलीस्ड, खोल दिया किस चीज को, मैनी प्रॉब्लम्स को। किसको खोल दिया भाई, मैनी प्रॉब्लम्स को। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ऑप्शन 2, ओपनड द फायर ऑन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू, ओपनड सेकंड फॉर्म है तो मीनिंग बताने के लिए मैं क्या करूंगा, स्टार्टेड क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म की जगह आप फायर भी कह सकते हैं, गोलियां चलाना। ओपनड कॉन्वर्सेशन, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होगा, ब्रोक द आइस, बातचीत शुरू कर दी, बातचीत शुरू कर दी भैया, हटाओ हटाओ। ओपनड अ सीजन ऑन, तो सीजन की तो कोई सेंस यहाँ है नहीं। ठीक है जी, इसका मतलब हमें समझ में आता है ओपन द सीजन ऑन का मतलब बिल्कुल वही हो गया, क्या चीज, बिल्कुल यही मीनिंग, किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू कर देना। और कोई इसके नजदीक आंसर नहीं बनता है भाई। क्वेश्चन 61 पर काम कर रहे हैं हम। थ्रू द ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन इसका मतलब अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप वाइन के बारे में जानते हैं, वाइफ नहीं, वाइन। वाइन कैसे बनती है, वाइन कैसे बनती है, आप कहते हैं सर बहुत सारी चीज़ों से वाइन बनती है, गेहूं से भी बनती है, माल्ट से भी बनती है, जौ से भी बनती है, अगर हम कहें तो अंगूर के रस से भी बनती है, सेब से भी बनती है, जिसको आप सड़ा सकते हो उसी से वाइन बन सकती है। मुझे नहीं पता वाइन, विस्की, स्कॉच, इन सभी चीज़ों में क्या फ़र्क है, पर इतना पता है कि ये शराब है। अब भाई अगर हम किसी इंसान को खूब सारी नीला के 3 पैग बलिए, अब मान लीजिए किसी को बहुत सारी शराब पिला दी जाए तो क्या होगा, उसके मुंह से क्या चीजें निकलेंगी, वो फिर बड़बड़ाएगा, वो फिर बड़बड़ाएगा और ऐसी ऐसी चीजें बोलने का काम करेगा जो अपने आप में सक्सीडेड ब्रिलियंटली नहीं होगा, है ना जी, सफलतापूर्वक। बीमार होने की बातचीत ही खत्म हो जाएगी। अरे भाई साहब पीते ही क्या हो जाते हैं लोग, शहंशाह हो जाते हैं, तो ये तो वेरी सिक है, तो इसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे। सर आप कहेंगे बड़बड़ाएगा तो वाया गॉसिप, है ना, थ्रू डिफिकल्टीज, मुसीबतों से भरा, तो सर ये भी अपनी जगह बात समझ में आ गई, करेक्ट है। ठीक है, थ्रू ये तो हटा दो भाई, तो हमारे पास इसका आंसर इसके नज़दीक और कोई नहीं जाता है।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 62 पर काम करते हैं। रघु हैज बीन ट्राइंग टू कीप अ लिड ऑन हिज इमोशंस बट एवरी नाउ एंड देन हिज एंगर इरप्ट्स। देखो जी, इरप्ट का मतलब समझिएगा, किसी भी ज्वालामुखी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज्वालामुखी फूट पड़ता है, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल इरप्ट्स। ठीक है जी। एवरी नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी कभी। ठीक है ना जी। तो अगर हम इसको कहने की कोशिश करें तो इसका अर्थ निकल कर आता है बच्चों फ्रीक्वेंटली, या फिर अगर हम कहना चाहें तो नेगेटिव सेंस में रेयरली। ठीक है ना जी। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर इस लिखे हुए क्वेश्चन में अंडरलाइन गलत किया है। एक्चुअल में ये हमें समझना है टू कीप अ लिड ऑन हिज इमोशंस, अपने इमोशंस पर लिड रख लेना। दोस्तों, ये लिड क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। आपके घर पर एक पेन है, फ्राइंग पैन। ठीक है जी। इसके ऊपर एक आप लिड रखते हैं। किस लिए रखते हैं लिड को? ताकि इसके अंदर जो भी आप छोंक रखते हैं, सब्जी रखते हैं, वो गर्म रहे, या हो सकता है किसी चीज को भाप को पकाने के लिए। तो ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं लिड। लिड का पर्पस होता है किसी चीज को कंट्रोल करना। लिड का पर्पस होता है किसी चीज को कंट्रोल करना। मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर समवन, मुश्किल बना देना किसी चीज को नहीं। ईदर टेक लेस केयर ऑफ योर अपीयरेंस टू और रिलैक्स कंप्लीटली एंड एंजॉय योरसेल्फ। सर, एंजॉय की बात नहीं, गुस्से की बात, नेगेटिव की बात है। लीव समवन एट अ टाइम व्हेन दे नीड यू टू स्टे एंड हेल्प देम, बिल्कुल भी नहीं। तो यही होगा कंट्रोल करने का आंसर, यही है किसी चीज को कंट्रोल करना किसी लेवल पर ताकि ये और ज्यादा ना बढ़ सके। तो यही इसका एक बेहतरीन आंसर हो जाता है। आइए बच्चों, क्वेश्चन 63 पर काम करते हैं। अपील टू सीजर। देखिए, सीजर की अगर हम बात करते हैं तो सीजर रोम का एक बहुत बड़ा मिलिट्री मैन था, जिसके अंदर एम्बिशन थी कि वो एक राजा बने। ठीक है। जब वो राजा बनने की अपने दिल में एम्बिशन रखता था तो वो मिलिट्री मैन होने के, ठीक है ना जी, यानी कि आप कह लीजिएगा एक सेना अध्यक्ष था। लेकिन उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को मतलब बोलने की हिम्मत दे। ठीक है ना। तो रोम में राजा की कोई खास इतनी प्रथा थी नहीं, लेकिन सभी लोगों को ये महसूस धीरे धीरे होने लग गया था कि सीजर ही सबसे बड़ा राजा है। तो इसका मतलब अगर अपील की जा रही है सीजर को तो ये अपने आप में किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? हाईएस्ट ऑथोरिटी, सबसे ज्यादा बड़ी पावर। ठीक है बच्चों। अब सबसे बड़ी ज्यादा पावर की अगर यहां पर बात कही जा रही है तो एक ऐसी अथॉरिटी गिवन टू अ फुलिश पर्सन। सर, फुलिश पर्सन की तो बात नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक मिलिट्री मैन है। तो और मिलिट्री का मतलब, मिलिट्री बेसिकली रोम में मिलिट्री नहीं कहेंगे हम, सैनिक टुकड़ियों में सबसे ज्यादा मतलब ताकतवर, सबसे ज्यादा स्किल्ड, सबसे ज्यादा समझदार ये इंसान था। तो फुलिश कहने की वजह से ये वाली बात तो हमारे सामने चली गई बेटा। ठीक है जी। हाँ है ना। इस वाली बातचीत में तो दम नहीं है। ठीक है। अब हमारे सामने आती है दूसरी बात। ठीक है ना। अब अगर हम इसको कहेंगे ना, किसी को अगर मतलब अथॉरिटी ऐसे इंसान को दे दे जो फुलिश है, तो इसको हम कहते हैं क्या चीज? लोडेड गन। ठीक है ना। इसको हम क्या कह देते हैं? लोडेड गन। ये हम किस सेंस में कह देते हैं? इडियमेटिक सेंस में। लोडेड गन का मतलब हमें समझ में आता है कि ये ऐसी कारतूस है पता नहीं किसके हाथों में फट जाए। ठीक है जी। आता है टू एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम रोंग पर्सन, गलत इंसान से कोई चीज एक्सपेक्ट करना। सर, यहाँ तो आप अपील ही तो कर रहे हैं, अपील ही तो कर रहे हैं। जब अपील कर रहे हैं तो अपील पॉइंट ऑफ व्यू पर आ जाओ। अरे बोलो हाँ है ना। ठीक है जी। तो इसका मतलब हमें समझ में आता है, इसका मीनिंग क्या समझ में आता है? पर्ल्स फ्रॉम स्वाइन, जिसका मतलब होता है फॉल्स होप, झूठी उम्मीद। तो इस सेकंड आंसर का, ठीक है, टू लिव इन अ फॉल्स रियलिटी। फॉल्स रियलिटी के बारे में मतलब जो है नहीं उसके बारे में सोचना, तो इसे आप क्या कहेंगे? फूल्स पैराडाइज, मूर्ख इंसान का अपना स्वर्ग होता है। तो बेटा जी ये भी अपनी तरफ से गया, एक ही हो गया। अपील हम कर रहे हैं हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी को जो इस बात का डिसीजन ले सकता है। करेक्ट है। तो ये अपने आप में क्या हो गया? सुप्रीम अपील। अच्छा सवाल था, बहुत प्यार से कंफ्यूज करने के लिए सवाल हमें मिला। आइए बच्चों, क्वेश्चन 64 पर काम करते हैं। टू हैव अ नोडिंग एक्वेंटेंस। बेटा एक्वेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान।
ठीक है जी। और नोडिंग का मतलब होता है सिर को हिलाकर हाँ या ना कहना, ठीक है ना जी। वैसे सामान्यतः इसका मतलब होता है जिसको हम ना ही कहते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए आप एक पार्क में जा रहे हैं भाई, आप हर रोज सुबह एक पार्क में जा रहे हैं घूमने के लिए। अब जब आप सुबह पार्क में जा रहे होते हैं तो आप यहाँ पर जॉगिंग कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं। एक बुजुर्ग इंसान है, ठीक है ना जी, एक बुजुर्ग इंसान है जो हर रोज आपको देखने को मिलता है। तो भारतीय संस्कृति ये कहती है जो इंसान हर रोज हमारे सामने आता है, एक ना एक दिन हम थोड़ा सा उसको परिचित मानते हैं और उससे दूर से नमस्ते अंकल, नमस्कार जी, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना जी। लेकिन हम ज्यादा गहरे परिचित उन इंसान से नहीं होते हैं। तो अब देखते हैं मेरे बच्चों हमें यहाँ क्या आंसर देखना है, ठीक है। टू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखना। तो इसका मतलब तो हमें समझ में आता है बहुत मजा करना, बहुत मजा करना। इसका मतलब हमें समझ में आया टू हैव अ ब्लास्ट। यहां लिखा टू नेग्लेक्ट ऑल द पैरामीटर्स, सारे पैरामीटर्स को इग्नोर करने की यहां पर बात कही है। तो इसका मतलब हो गया थ्रो क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब सावधानी, टू द विंड्स। अब इसको मैं समझाऊंगा क्योंकि ये ऐसे समझ नहीं आएगा बच्चों आप लोगों को। सिचुएशन क्या है भाई साहब, ये हमारे सामने एक नदी है, महासागर है, कुछ भी कहो। ये एक बोट है जिसके ऊपर लगा हुआ है ये एक बहुत बड़ा कैनवस, ठीक है जी। इस कैनवस को हम कहते हैं क्या चीज, श्राउड। इसको हम क्या कहते हैं, श्राउड, ठीक है जी। अब मेरे बच्चों देखो सिचुएशन ऐसी है कि बहुत ज्यादा तूफान आया हुआ है। जब तूफान आया हुआ है तो सामान्य क्या करना चाहिए इस बोट वाले भाई को, इसको अपने श्राउड को बंद कर लेना चाहिए ताकि हवा के धक्के से या हवा के बहाव से इसकी शिप को कोई डैमेज ना हो जाए। अब इस भाई ने क्या सोचा, छोड़ो बेकार की बातों को, चही बीत न जाए रहना। तेज हवाओं के झोंके में इसने श्राउड को खोल दिया और अपनी इस अलर्ट होने की अदा को हवाओं के भरोसा छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाबूजी ये तो डूबेगा ही डूबेगा, हाँ है ना। तो ये दोनों में से तो कोई भी बात नहीं है। टू सो नो समवन समथिंग स्लाइटली, किसी को थोड़ा सा ही पहचानना। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग गुरुजी बिल्कुल सही आंसर हमें मिल गया है। इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हमारा आंसर आ गया, किसी को नाम से शक्ल से ही जानना पहचानना, ठीक है जी। जब डी की हम बात कर रहे हैं, टू हैव नथिंग इन कॉमन, जब दो लोगों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब होता है टू बी वर्ल्ड्स अपार्ट, यानी कि दो अलग अलग दुनिया के लोग, ठीक है ना। दो दिल मिल रहे हैं, ये केवल तभी संभव है जब दो लोगों के बीच कुछ कॉमन हो, जब दो लोगों के बीच कुछ ऐसा पॉइंट हो जहां एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर सकें। और जब दो लोगों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है क्या होगा, आप कहेंगे सर ये ईस्ट है ये वेस्ट है। अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन 65 कहता है द मदर इन लॉ, सासू माँ की बात है, डेलिबरेटली सोच समझकर, रेन्ड ऑन द न्यू ब्राइड्स पेरेड। परेड का मतलब जो जलसा है, इसका मतलब जो नई नई दुल्हन आई है उसका अपना एक साथ उसके बहुत सारे उसकी सहेलियां वगैरह भी, उसकी बहनें वगैरह भी आती हैं। वो उनके साथ व्यवहार कुछ ऐसा करती है क्या, व्हेन शी आस्क्ड हर, उसने पूछ डाला, कहा, चेंज करो अपनी ड्रेस, ठीक है ना, ऑफ हर चॉइस। अब देखो ध्यान से समझना, ये शी किसके लिए है, मदर इन लॉ के लिए, ठीक है। ये हर किसके लिए है, ब्राइड के लिए, है ना भाई। ये ब्राइड के लिए हो गया, चेंज द ड्रेस ऑफ हर चॉइस। अब ये हर किसका है, मदर के लिए, मदर इन लॉ के लिए, ठीक है ना। तो सासू माँ की पसंद के हिसाब से कपड़े पहनो। तो क्या होगा, आप कहोगे सर जी माहौल खराब हो गया, माहौल ही पूरी तरीके से खराब हो गया। तो फोर्स ट्रेडिशंस अपॉन समवन, किसी के ऊपर ट्रेडिशंस को फोर्स करना, किसी के ऊपर ट्रेडिशंस को फोर्स करने की बात कही गई है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब होता है परंपरा किसी के ऊपर थोपना, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर हम कहें तो रैम ट्रेडिशंस, बेटा रैम का मतलब होता है टकराना, थोपना, अंग्रेजी भाषा में इसका अर्थ होता है, ठीक है भाई। यहां लिखा है मेक समवन टीयरफुल, किसी को क्या है मतलब अपने मन के जहर की वजह से आंसू भर देना, किसी को कहना खूब रो बेटा खूब रो, है ना। तो इसका मतलब समझ में आता है टू मेक क्राई, ठीक है, कोई रोए। टू स्पॉइल अ मोमेंट, जो पल था खुशी का उसको खराब कर देना, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज,
ठीक है। रेन ऑन ब्राइड्स परेड, तो यही इसका मीनिंग हमें समझ में आ रहा है कि जो वो मोमेंट था खुशी भरा, उसको क्या कर देना, खराब कर देना, उसको क्या कर देना, खराब कर देना। मैं अगर इसे हिंदी में कहूँ तो इसको हिंदी में कहा जा सकता है जश्न खराब कर देना, जश्न खराब कर देना। इधर लिखा है सेव वन फ्रॉम एम्बेरसमेंट। मेरे बच्चों एम्बेरसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी। ये आप स्पेलिंग याद जरूर कर लीजिएगा, पेपर पूछता है, ठीक है। हिंदी में इसका अर्थ होता है शर्मिंदगी, ठीक है जी। किसी को शर्मिंदगी से बचाना, है ना। इसका मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज, बेल आउट, ठीक है ना जी। यानी कि किसी को शर्म से बचाना, इज्जत से बचाना, शेम फ्रॉम, सेव फ्रॉम शेम। तो भाई यहां पर ज्यादा बेहतर यही आंसर बचता है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर यहाँ पर ये क्यों बचता है आंसर हमारे सामने, यहाँ पर किसी को रुलाया भी तो जा सकता है, किसी के ऊपर ट्रेडिशन भी तो थोप दिया जा सकता है। सर बात अगर ये होती ना, रेन्ड ऑन द न्यू ब्राइड, अगर बात सिर्फ यहीं तक होती तो इन दोनों में से कोई भी आंसर आप लगा सकते हैं। यहाँ पर इसने इसके जलसे की बात कही गई है ना, जलसे की बात कही गई है। जलसे को और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे घुड़चड़ी होती है, जब दूल्हा घोड़े पे चढ़कर भाई साहब टन 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 जा रहा होता है, ठीक है ना, और वहां पर अचानक से कोई महाराज है जो ऊपर गोली चलाने की बजाय नीचे गोली चला देते हैं, है ना, और किसी को उड़ा दिया, तो उन्होंने क्या कर दिया, पूरे जलसे को खराब कर दिया। क्यों भाई साहब, किसी की हत्या हो जाती है, पुलिस आती है, सबको बिठा लेती है, आ जाओ भाई तुम्हारे फेरे अब पुलिस थाने में ही होंगे। गॉट इट। तो इस परेड ने जस्टिफाई करा दिया हमारे सामने सी आंसर, नहीं तो कोई भी आंसर हम बना सकते थे। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 66 पर काम करते हैं। यू कैन आस्क मिस्टर दिनकर फॉर एनीथिंग। मिस्टर दिनकर से आप कुछ भी मांग सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है ना जी। फाइन। आस्क के साथ जब फॉर जुड़ जाता है तो ये रिक्वेस्ट वाले नेचर में डिमांड करना होता है। ही वुड गिव यू, वो आपको देंगे, यू द शर्ट ऑफ हिज बैक, ठीक है ना जी। वो आपको देंगे, क्या चीज देंगे, इज विलिंग टू डू एनीथिंग टू हेल्प अनदर पर्सन। वो आपके लिए कुछ भी कर देंगे अपनी मदद करने के लिए, शर्ट भी उतार के दे सकते हैं। इज अ पर्सन हु मेक्स द डिसीजंस, नहीं सर। इज अ पर्सन हु इज सेल्फिश, नहीं सर। इज अ पर्सन हु इज एरोगेंट, घमंडी नहीं, सेल्फिश नहीं। यही है वो जो डिसीजन लेते हैं। आप कहोगे सर ये सभी नेगेटिव हैं, आप वहां उनसे हेल्प लेने जा रहे हैं, तो पॉजिटिव मीनिंग एक ही जगह पर टिका हुआ है। क्वेश्चन 67 पर आ जाएंगे दोस्तों, क्या कहता है, ठीक है जी। मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, एक बहुत ही महान हस्ती हैं जिन्होंने ये बात कही, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। किसने ये कहा, कौन है वो महान हस्ती, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसी चीज को अंग्रेजी में हम कहते हैं देयर आर मैनी अ स्लिप, देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, ठीक है ना जी। कोई भी इंसान जो एक कप प्याला पी रहा है, कोई भी इंसान जो एक कप प्याला पी रहा है, उस इंसान के, मेरे भाइयों, उस इंसान के, ठीक है ना जी, होठों और कप के बीच बहुत फासला होता है। आप कहोगे सर बहुत फासले का मतलब क्या हुआ, बेटा उनके कप और होठों के बीच बहुत बड़ा फासला इसलिए होता है कि मृत्यु अगर आनी है तो इतने से गैप के बीच में भी आ जाती है। लोग अपने जीवन के आखिरी पलों में एक घूंट पानी पीने से पहले भी मर जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ क्या है हमारे सामने, तो आप कहेंगे सर वर्क इज गोइंग एज पर द प्लान, नहीं सर। कप इज स्लिपरी, नहीं सर, फिसलने वाला कप नहीं है। टी इज टू हॉट, नहीं सर। आप कहेंगे बुरा होने के लिए कभी भी हो सकता है बिफोर द टास्क इज फिनिश्ड, करेक्ट, ठीक है। टास्क के कंप्लीट होने से पहले भी बुरा हो सकता है। ठीक है जी, फाइन। आ जाओ भाई, अगला सवाल बहुत प्यारा है, चिंक्स इन द आर्मर। पहले मैं चिंक आपको समझाता हूं। देखो चिंक का मतलब होता है, चिंक का मतलब होता है अ स्लाइट ओपनिंग, अ स्लाइट ओपनिंग, यानी कि इसी को हम हिंदी में कहते हैं दरार, ठीक है, या फिर कोई भी जो खुला हिस्सा है, कोई भी जो खुला हिस्सा है। आप पीजी में रहते हैं, सभी पीजी के छोटे छोटे कमरे होते हैं,
ठीक है ना जी। अब आप जब यहाँ से चले जा रहे हैं, अब जब यहाँ से चले जा रहे हैं, तो भाई साहब जब चले जा रहे हैं तो आपके बगल के दोस्त का रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला है, अ लिटिल वाइट ओपनिंग, थोड़ा सा खुला वैसा। अब आप इसमें यूं झांकते हैं, क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, और देखते देखते चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड चिंक। करेक्ट है? हाँ है ना? कोई भी एक दीवार हमारे सामने है, दीवार में तरेड़ आ जाती है तो हमें अंदर प्लास्टर उतरा हुआ टूटी हुई दीवार दिखती है, चिंक कहलाता है। चिंक्स इन द आर्मर। आर्मर किस चीज के लिए होता है? सेफ्टी के लिए होता है। अब सेफ्टी के बीच अगर दरार आ जाए तो क्या कहेंगे? ओल्ड फैशन यूजलेस वेपन? नहीं सर। क्या कहेंगे? वीकनेस, कमजोरी ही बिल्कुल ठीक कहेंगे सर, जिसका फायदा शत्रु उठा सकते हैं। प्रोटेक्टिव शील्ड, इसका मीनिंग है, आर्मर का मीनिंग है। सोल्जर इफ इनर्स वेस्ट, सर वेस्ट का मतलब बनियान होती है। ठीक है जी। तो बेटा बहुत प्यारा सवाल था ये तो। ठीक है। क्वेश्चन 69 पर आइएगा दोस्तों। कहता है हमें क्या? गेट योर मनीज वर्थ। जो आपके पैसे की कीमत है वही आपको मिले। मैं अब आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप मर्सिडीज की बात करें, अगर आप मर्सिडीज 600 एक मॉडल आता है फॉर्मेटिक का, अगर आप इस गाड़ी की बात करते हैं तो ये गाड़ी पड़ती है 3 से 4.5 करोड़ रुपए की। ठीक है जी। ये गाड़ी इतनी पड़ती है भाई साहब। अब इतनी महंगी गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी की जो लग्जरी है, इसका जो आनंद है, क्या वो इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में फायदा इसका लिया जा सकता है? आप कहोगे सर आप इधर अपनी मर्सिडीज 4.5 करोड़ रुपए की गाड़ी लेकर चलोगे और साइड में आप लोगों के एक चल रहा है वो इंसान जो इस गाड़ी की कीमत की कोई वर्थ समझता ही नहीं है। अब वो आपसे आगे, आप आराम से चल रहे हैं, फिर दूसरा उसी का भाया वो आपसे आगे, फिर वो आपसे आगे, वो आपसे आगे है जी। तो आप कहोगे सर ये हमारी जो हमने कीमत लगाई है उसका सही मूल्य नहीं है। हमारे इंडिया में ऐसी इतनी महंगी गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है। हमारे इंडिया में अगर गाड़ियों की ज़रूरत है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 लाख रुपए तक की गाड़ी की हमारे भारत में ज़रूरत है, इसकी वर्थ है। समझ रहे हैं? और सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो इसी सेगमेंट की गाड़ियों को खरीदते हैं, 10 से 20 लाख रुपए तक की गाड़ी को। ठीक है ना? तो आपके पैसे की जो कीमत है, देखो ध्यान से समझना मैंने क्या बोला। आपके पैसे की जो कीमत है उसको प्राप्त करना, यानी कि सही मूल्य प्राप्त पैसे का सही मूल्य प्राप्त करना। तो क्या है? टू पे एंड गेट समथिंग ऑफ गुड वैल्यू, वो पे करना जो डिजर्व करता है। ठीक है ना जी। अब आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां मान लीजिए किसी होटल में आप स्टे किए। अब होटल की कमरे की कीमत आपने स्टे करने की दी 20,000 रुपये। वहाँ खाना पुअर क्वालिटी, स्विमिंग पूल नहीं, वहाँ कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं, वहाँ का स्टाफ बदतमीज। तो आप कहोगे सर 20,000 रुपये की वर्थ यहाँ नहीं है। करेक्ट है? तो दैट काइंड ऑफ मीनिंग। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 70 पर काम करते हैं। हमें लिखा है भाई बेल्स एंड विसल्स। देखो जी, बेल्स की अगर हम बात करते हैं तो घंटी हो गई, विसल्स का मतलब अगर हम कहें तो सीटी हो गई। ठीक है ना? अब बेल्स एंड विसल्स की अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो घंटी सीटी की बात नहीं है। आप लोग कभी कभी किसी के घर जब जाते हैं तो उनके मुख्य द्वार पर इस तरीके के छोटे छोटे कुछ झूमर टाइप होते हैं जो हवाओं से बजते हैं, विंड शाइन इसे कहा जाता है। तो बेल्स एंड विसल्स क्या होते हैं ना, जब ये हवा के झरोके से या हवा के झोंके से जब हल्की हल्की टन 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 की आवाज निकालते हैं ना, तो ये हर किसी चीज को अपनी तरफ क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। ठीक है? अब इसका मतलब क्या हमें समझ में आती है? अट्रैक्टिव बट अननेसेसरी फीचर एडिड टू प्रोडक्ट्स। ये अननेसेसरी है, ठीक है जी, हो सकता है अट्रैक्टिव तो है। एक इनोवेटिव डेवलपमेंट हमारे सामने हमें देखने को मिलता है कि ये एक बहुत इनोवेटिव डेवलपमेंट है। सर ऐसा कुछ नहीं। सीरियस डिसएडवांटेज, बहुत ज्यादा नुकसान वाली चीज। टेक ऑन अ डिफिकल्ट टास्क, नहीं सर। इसका आंसर बेहतरीन ए फॉर एप्पल ही बनेगा। तो ये अननेसेसरी फीचर होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है? आकर्षक करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 71 पर काम करते हैं। खूबसूरत सवाल आप सभी के सामने है, देखते हैं। आई इन्वाइटेड देम टू माई एनिवर्सरी डिनर बट दे हैड अदर प्लान्स। मैंने उनको अपनी एनिवर्सरी के डिनर पर बुलाया लेकिन उनके अपने प्लान्स थे। सो दे डिसाइडेड टू पोलाइटली डिक्लाइन विद द इम्प्लीकेशन दैट दे मे कम एट अ लेटर डेट। ठीक है ना जी। उन्होंने इस बात के साथ
हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि वो कभी और आएंगे। ठीक है ना जी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे भाई क्या कहना ये चाहता है। अब ये कहता है दोस्त हमारे सामने, जब हम किसी चीज को सावधानी से लेते हैं तो ये कहता है टुक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो इसका मतलब तो क्या हो गया, जब हम किसी चीज को लेकर थोड़े से सतर्क हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, टू बी स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है, जो किसी पर आप जब शक करते हैं तो आप हो जाते हैं कॉशियस, अलर्ट हो जाते हैं। तो सर अलर्ट होने की तो बात है नहीं, क्योंकि वो उस दिन आ नहीं पाए, किसी और दिन प्लान था कहीं और जाने का। टू टेक अ रेन चेक, टू टेक अ रेन चेक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना। पोस्टपोन कर देना, तो जो भाई उनका कोई और प्लान है तो उनके डिनर को आज नहीं कभी और, ये आंसर बन जाता है। टू स्पॉइल अ मोमेंट, मोमेंट को खराब करना। ठीक है ना, ये तो हम अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़कर आए हैं। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, जब आप दिन में काम करना बंद कर देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। टू स्टॉप वर्किंग। बच्चों वर्किंग की यहाँ पर कोई बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 पर आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 72 पर आ जाइए भाई। आपको सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ दिस इडियम, कीप योर पैंट्स ऑन। ठीक है ना जी। अब पैंट्स का मतलब हमें क्या समझ में आता है, पैंट्स का मतलब होता है यानी कि अपनी इज्जत। पैंट्स पहना जाता है जब किसी ड्यूटी पर आप हैं। ऑन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू रखना। कीप योर पैंट्स ऑन, तो इन दोनों में से कोई भी अर्थ निकाल सकते हैं। टू मेक थिंग्स प्रॉपर, चीजों को प्रॉपर रखना, किसी भी चीज को प्रॉपर रखना सर होने के लिए ये हो सकता है। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है फाइन, हो सकता है। टू वर्क लाइक अ टेलर, टेलर की तरह काम करना सर इसको तो हटा ही दीजिए। टू वियर द ड्रेस नीटली सर शाब्दिक अर्थ नहीं होगा। टू कीप एंड काम एंड क्वाइट, बिल्कुल सही हो गया। जब इज्जत बचाए रखने की बात है, आपको कोई कितना भी एंग्री क्यों ना कर ले, आपको कितना ही मेंटल पेन क्यों ना हो, भड़क ना क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप शांत रहते हैं, इसी को हम कहते हैं कीप योर पैंट्स ऑन। इसी को हम कहते हैं टू कीप योर पैंट्स ऑन। क्वेश्चन 73 पर काम कर रहे हैं भाई हम। क्वेश्चन 73 कहता है अविशियस साइकिल। अविशियस साइकिल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा साइकिल, एक ऐसा चक्र जो कभी नहीं टूटता, कभी नहीं खत्म होता। ठीक है जी। A situation in which one problem creates another one, making the original problem easy to forget। सारी बात बिल्कुल सही जा रही थी, लेकिन easy to forget की बात नहीं चलेगी भाई। आगे हमारे सामने लिखा है सिचुएशन इन विच सेवरल प्रॉब्लम्स मर्ज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मर्ज हो जाती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स मर्ज हो जाती हैं, एंड बिकम वन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सर ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सिचुएशन इन विच वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर वन मेकिंग द फर्स्ट वन इजी। सर यहाँ इजी होने की बात नहीं है। विशेष सर्कल का मतलब तो ये समझ में आया, इस प्रॉब्लम से ये से ये से ये से ये से ये प्रॉब्लम लगातार क्या है, नई नई प्रॉब्लम को जन्म देती हैं। ठीक है ना जी। भारत में गरीब है, गरीब क्यों है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से रोजगार नहीं है, रोजगार ना होने की वजह से भुखमरी है, भुखमरी की वजह से किसी एक ही काम को करने के लिए एक नहीं एक से ज्यादा लोग तैयार हैं, और एक से ज्यादा लोग तैयार हैं, लोगों को प्रॉपर पैसा नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, गरीब हैं। विशियस सर्कल, नेवर एंडिंग। प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हर एक प्रॉब्लम से एक नई प्रॉब्लम जुड़ती जा रही है। तो सर सारे बोगस हैं, यही करेक्ट आंसर हमारे सामने आता है। ठीक है ना, ओरिजिनल प्रॉब्लम भी सोल्व नहीं हो रही और नई नई प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। अच्छा सवाल था ये बेटा, सीपीओ के पेपर से उठाया गया है। क्वेश्चन 74 पर आते हैं दोस्तों। मेक वेव्स, मेक वेव्स का मतलब क्या हुआ, सर ये पानी है। ठीक है जी। अब आप लोग कहीं जाते हैं अगर वाटर पार्क वगैरह, तो आप देखते हैं यहाँ इतना बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है और इस तरीके का आप लोगों को पानी भरा हुआ होता है, और यहाँ से एक स्लाइड होती है जो हिल हिल कर यहाँ वेव्स क्रिएट करती है और आप बहुत एंजॉय करते हैं। अब मेक वेव्स का मतलब हमें क्या समझ में आता है, मेक वेव्स का मतलब होता है हलचल पैदा करना, पेशेंस का गेम नहीं है, कॉज डिफिकल्टी लगभग हो सकता है, टू टेक इट इजी आसानी से ही चलना, टू गिव अप, गिव अप का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, टू अबैंडन। तो आप कहेंगे सर यही बात सही होगी, टू कॉज डिफिकल्टी, ऐसी सिचुएशन में रहना, खड़े होना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना भाई, करेक्ट है। क्वेश्चन 75 पर आ जाओ मेरे बच्चों, क्या कहता है
आई सेंड द अग्रीमेंट ओवर फॉर देम टू साइन, मैंने उनकी पास अग्रीमेंट भेजा ताकि वो साइन कर सकें। बॉल इज नाउ इन देयर कोर्ट, अब बॉल उनके पाले में है, यानी कि अब डिसीजन लेना उनके अधिकार में है। इट इज टाइम फॉर समवन टू डील विद द प्रॉब्लम और मेक अ डिसीजन बिकॉज अदर पीपल हैव ऑलरेडी डन। तो सर इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो यही है कि भाई हमने तो इस पे ठाके साइन कर दिए हैं, अब उनके पास भेज दिया है, उनके पास ये अधिकार है, वो इस पर साइन करेंगे नहीं क्योंकि हम तो पहले ही कर चुके हैं, है ना। एन अप्रोच दैट यूजेस ट्रेडिशनल आइडियाज, सर ट्रेडिशनल आइडियाज का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। A time when after which the programs for older audiences may be aired on TV, TV से क्या लेना देना भाई। Better to be satisfied with what you have than risk losing it by trying to get something better, ठीक है ना जी। बेटर टू बी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का कोई सेंस यहाँ नहीं कहा गया है बेटा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 76 पर काम करते हैं। बियॉन्ड द शेडो ऑफ अ डाउट, यानी कि जिस पर दूर दूर तक शक नहीं किया जा सकता, जिस पर किसी भी तरह से शक नहीं किया जा सकता। सर शेडो किस चीज की होगी, परछाई, डाउट की, और बियॉन्ड का मतलब परे हो गया। तो इसकी बात अगर हम कहने की कोशिश करें तो लोकेटेड इन अ रिमोट एरिया, रिमोट का सिनोनिम होता है डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब जो बहुत दूर है। लिव इन फियर एंड अनसर्टेनिटी, डर के माहौल में जीना और अपने आप में अनसर्टेनिटी, बाबू ये स्पेलिंग टेस्ट में जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना, यानी कि जिसको लेकर आप श्योर नहीं होते हैं। विद सर्टेनिटी फॉर श्योर, है ना, जब आप किसी चीज पर शक ही नहीं करते हैं तो वो अपने आप में यकीन मानिए सही ही होता है। आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें क्या कहता है, योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुक्ड योर गूज, अगर किसी ने आपका गूज कुक कर दिया तो यानी कि आपका गूज बना वो गया, तो इसका मतलब आपके लिए तो कुछ ने क्या कर दिया, चीजें खराब कर दी। कोई इंसान आपके घर में आया, आपके घर में आने के बाद आपकी रसोई में गया, आप ही का बनाया हुआ खाना, मतलब आप ही के रखे हुए जितने भी प्रोविजंस हैं, खाने के सामान है, उनको पकाए खा जाए, तो क्या होगा सर, किसी का काम थोड़ी पूरा कर दिया, है ना। समथिंग डेवलप्स कंप्लीटली एंड रीचेज मेच्योरिटी, सर डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। चाइल्ड अडल्ट बन जाता है, कोई सेंस ही नहीं है सर। टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय बिताने की बात नहीं। आप कहेंगे सर आप इंटरफियर होता हुआ नजर आ रहा है और डिस्टर्ब कर देता है, खराब कर देता है किसी और इंसान की व्यवस्था को, ठीक है बेटा। आइए भाई क्वेश्चन 78 पर मिलते हैं। हमारे सामने लिखा है टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, किसी दुकान से कुछ चीज को चुरा लेना, किसे क्या कहते हैं सर, इसे गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो भाई उसके लिए होगी जो इंसान किसी सही सुनहरे मौके की बात कर रहा है ना। तो ये हो गई बातचीत भाई, तो ये तो नहीं है। ग्रीन थंब, सर ग्रीन थंब के लिए आप बताओ जरा मुझे इसका मीनिंग क्या है। अब मैं आपको सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन करने की बजाय फटाफट आंसर बनाना सिखाना चाहूंगा। नहीं सर, आप इसे कहते हैं 5 फिंगर डिस्काउंट। जब आप किसी शॉप पर जाते हैं, जब आप किसी शॉप पर जाते हैं, वहां आप लोग जाकर चाहते हैं भाई किसी चीज पर 10% का डिस्काउंट है, किसी पर 20%, किसी पर 50% का डिस्काउंट, हालात ऐसे हो गए 70% डिस्काउंट। फिर एक आता भाई साहब निकल के कहता मुझे इसका क्या करना है, मुझे ना 1 ना 2 ना 3 ना 10 मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं तो उस चीज पे हाथ रखूंगा, 5 फिंगर्स रखूंगा, उठाऊंगा, चल दूंगा। तो ये कौन सा डिस्काउंट हो गया, 5 फिंगर डिस्काउंट, ठीक है ना जी। क्वेश्चन 79 पर आ जाएंगे फटाफट से। लिखा है हमारे सामने केयर अ हैंग, सर ये सीजीएल प्रीलिम्स में पूछा गया अभी का सवाल है। केयर अ हैंग, हैंग का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को होल्ड करते हैं, जब हम किसी को होल्ड करते हैं और होल्ड करने को आप केयर ही नहीं देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कपड़े सुखाना नहीं सर, किसी चीज को आउटफिट में डालना नहीं सर, केयरिंग टू मच, बहुत ज्यादा केयर करना नहीं। आप कहेंगे सर उस इंसान में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया जाता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट पर आते हैं बेटा। आफ्टर मंथ्स ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट आई फाइनली कंप्लीटेड द मैराथन, मैंने मैराथन पूरा कर लिया। आई कैन रियली ब्लैंक फॉर दिस अकम्पलिशमेंट, ठीक है ना। अब आप यहाँ क्या कहेंगे, ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि जब आपके पास बहुत ज्यादा बड़ी भूख है, ठीक है ना, टू ईट ह्यूज, ठीक है ना, बहुत सारा खाने की कोशिश करना, ठीक है ना, बहुत सारा खाने की, या फिर इसके लिए आप ये कह लीजिएगा टू हैव अ ह्यूज एपिटाइट।
एपिटाइट का मतलब हम कहते हैं हंगर को, बहुत बड़ी भूख होना, ठीक है ना जी, हाँ है ना। तो बेटा ये तो बात अपनी जगह वैलिड नहीं है, ठीक है ना जी। अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल, अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल का मतलब हमें समझ में आता है टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इसका मतलब होता है टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुसीबत में होना। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसका मतलब क्या होता है, जब कोई इंसान डिसाइड नहीं कर पाता, इसका मतलब होता है टू बी इनडिसीजिव, जब डिसाइड नहीं कर पाते हैं आप क्या करने वाले हैं। तो ये सब गए भैया करेक्ट आंसर। पैट माई सेल्फ ऑन द बैक, यानी कि अपनी फीट थपथपा सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें समझ में आता है बेटा क्या चीज, टू प्रेज वन सेल्फ। आइए बच्चा पार्टी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने लिखा हुआ क्रिएचर ऑफ हैबिट, यानी कि एक ऐसा प्राणी जो आदतन किसी काम को करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन पर्सन, मीन का मतलब तो हो गया सेल्फिश, जो सिर्फ अपने से मतलब रखता है, ठीक है भाई। अगला सवाल है बैड हैबिट, बुरी आदत, तो ये भी गया, ये भी गया। अ फेथफुल डॉग, सर ये इसको तो लोयल हम कहते हैं, लोयल वफादारी, ठीक है ना जी। आप कहेंगे सर एक ऐसा इंसान जो एक ही काम को बार बार करता है, आदतन किसी काम को करता है। क्वेश्चन 82 पर आते हैं, लिखा है हमारे सामने लेट द डस्ट सेटल, यानी कि जो धूल उड़ी हुई है इसको सेटल होने दो। भाई किसी सिचुएशन में धूल का एक अंबार उड़ा हुआ है, आप यहाँ खड़े हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, आप यही तो कहोगे सर पहले इस सारी की सारी धूल को सेटल होने दो गुरुजी। जब सारी धूल सेटल हो जाएगी फिर क्लियर विजन हो जाएगा हमारे सामने। टू मेक यूज ऑफ अ सिचुएशन, स्थिति का प्रयोग करना। वेट फॉर द अदर पर्सन टू मेक अ मूव, नहीं सर आप चेस थोड़ी खेल रहे हैं। टू मेक अ स्पेस टाइडी, नहीं, आप कहेंगे इंतजार करना जब सारी चीजें क्लियर हो जाएं, सर्टेन हो जाएं, स्पष्ट हो जाएं, तभी इस कदम को आगे बढ़ाएंगे। आइए बच्चे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। ये एक अद्भुत सवाल है दोस्तों, IBACO से उठाया गया है और सवाल हमारे सामने लिखा है इनमें से कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट यूज बताती है किक्ड अप और रोका। किक्ड अप और रोका, किक्ड अप का मतलब होता है किसी चीज को लात मार देना, ठीक है जी। किक्ड अप और रो का मतलब होता है कॉज्ड ट्रबल, मैं यहां इसका अर्थ लिख देता हूं कॉज्ड ट्रबल, यानी कि जो स्थिति थी ना उसको आपने क्या कर दिया, आपने कहा उस स्थिति को आपने हिला दिया। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी कि किसी तरह की ट्रबल को कॉज कर दिया, कंट्रोवर्सी को, या किसी तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। इवन इफ वी आर नॉट एबल टू हेल्प आवर फ्रेंड्स वी शुड नॉट ट्रीट देम कोल्डली एंड फॉर्मली, नहीं होगा सर इसका कोई भी सेंस, ठीक है भाई। द मशीन ऑपरेटर, ठीक है, जो मशीन ऑपरेटर है हमारे सामने क्रिएटेड अ बिग फस व्हेन ही वाज एडमोनिश्ड, जब उसको डांट पड़ी फॉर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस करेक्टली, नहीं सर। सक्सेस इज इंपॉर्टेंट बट नॉट बाय रिजोर्टिंग टू अनफेयर मीन्स, यानी कि मतलब गलत रास्ते, गलत तरह के काम से हम लोगों को सक्सेस नहीं पानी चाहिए। ब्रदर्स हैव बीन रनिंग अराउंड एवर सिंस दे हैड अ डिस्प्यूट, उनके बीच आपस में झगड़ा है, ठीक है ना, इस तब से वो एक दूसरे से दूर ही जा रहे हैं, ठीक है ना, इधर उधर जा रहे हैं जब से उनका जमीन का झगड़ा पड़ा है। नजरों में सारे गलत हैं। अब हमें देखना है कॉज्ड ट्रबल कौन सी हमारे सामने हो गई, सर क्रिएटेड अ बिग फस, यही छिपा हुआ रिस्तम था, यही छिपा हुआ रिस्तम था कि भाई साहब उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट किया, ठीक है ना जी, फाइन। उसने बहुत ड्रामा क्रिएट किया क्योंकि उसको डांट पड़ी, उसने इंस्ट्रक्शंस को सही से फॉलो नहीं किया। तो बी ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट बी के अंदर इसका आंसर सही बनता है दोस्तों। इसका मतलब हिंदी में निकालेंगे तो विवाद पैदा कर दिया। अगला सवाल है दोस्तों हमारे सामने, द कैंडिडेट ब्लेम्ड द परसिस्टेंट ट्रैफिक जैम, जो लगातार ट्रैफिक जैम होता है कैंडिडेट ने उस पर आरोप लगाया एज रीजन ऑफ हिज बीइंग लेट एंड द इंटरव्यूअर, ठीक है, उसके देरी से आने का कारण बता दिया है, ठीक है ना, हिज बीइंग लेट एंड द इंटरव्यूअर बिलीव्ड हिम दो ही वाज नॉट कन्विंस्ड, ठीक है ना, हालांकि उसने विश्वास तो कर लिया, हालांकि वो उस पर पूरी तरह विश्वास कर नहीं पाया, ठीक है जी। तो मेरे बच्चों यहां हमें 84 के लिए आंसर देना है, क्या चीज, गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है जी, करेक्ट आंसर है।
क्रिकेट में बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि जब भी कोई फील्डर कोई किसी कैच को पकड़ता है और वो जमीन पर गिरता है, तो कई बार कैमरा उस एंगल से उस चीज को कैप्चर नहीं कर पाता और लगता ऐसा है जैसे कि फील्डर ने बॉल को पकड़ा है, जमीन से उसका हाथ टच है। तो ये चीज एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हो पाती है, ये चीज एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हो पाती है। ठीक है भाई, तो ऐसे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है कि चलो ठीक है, फील्डर की कॉल है, फील्डर ने पकड़ा है कैच, तो मान लेते हैं कैच पकड़ा, आउट हो गया। ठीक है ना। चेंज हिज ट्यून, अपना धुन बदल लेना। चेंज हिज ट्यून का मतलब क्या होता है? जब कोई भी इंसान अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो अपना एटीट्यूड ही चेंज कर लेता है। ठीक है। थॉट एरर, गलती करना इंसान का काम, माफ करना भगवान का काम। सर जस्टिफाइड नहीं है। डिड नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर, देखने से किसी को जज नहीं करना चाहिए, जो हकीकत है उस पर आपको थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए। ठीक है जी। आइए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रेप द बैरल, स्क्रेप द बैरल। सर बैरल क्या होता है? बैरल की अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा सा इस तरीके का कैनिस्टर होता है लकड़ी का, जिसके अंदर वाइन को सड़ाने के लिए भरा जाता है। ठीक है ना जी। अब इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे? ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, किसी चीज को ढूंढना नहीं। ठीक है। हाइडिंग समथिंग, किसी चीज को छिपाना नहीं। यूजिंग ऑल द वेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, किसी चीज को पाने का अंतिम प्रयास करना। ठीक है ना। तो आप कहेंगे नहीं सर, सर नहीं। शराबी इंसान से पूछो, जो इंसान शराब का शौकीन होता है और जब वो शराब की बोतल से शराब पीता है, तो भाई साहब ध्यान से समझना, वो इंसान शराब के आखिरी कतरे को भी नहीं छोड़ना चाहता। वो भाई वैसे तो ग्लास भर भर के पीता है, लेकिन उसकी पूरी कोशिश ये रहती है, उसकी पूरी कोशिश ये रहती है, तो बेटा वो एक बूंद के कतरे के लिए भी आखिरी प्रयास करता है कि ये सारा जो मधुशाला है मैं पी जाऊं। ठीक है ना। जो आखिरी बैरल की भी आखिरी बूंद को निकाल के पीना चाहता है। ठीक है। टॉफी नोज्ड, पेपर में पूछा हुआ सवाल है बेटा सीपीयू में। टॉफी नोज्ड हम किसे कहते हैं? टॉफी नोज्ड उस इंसान को कहते हैं, यानी कि वो इंसान जो अहंकारी है, जो इंसान कैसा है? एरोगेंट है, जो इंसान चौड़ी नाक बड़ी नाक वाला, एरोगेंट एटीट्यूड में रहने वाला इंसान कहलाता है टॉफी नोज्ड। ठीक है भाई। अब देखो कितना प्यारा आंसर बनाएंगे हम इसका। अ पर्सन हु थिंक्स ही इज ऑफ द हाई सोशल क्लास, जो सोचता मेरा सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा है, दूसरों को हीन भावना से देखता है, यही आंसर है भाई। ठीक है ना। तो बेटा बाकी के आंसर्स की जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, समझने की। क्वेश्चन 87 पर आ जाओ बेटा। अप इन द एयर, अप इन द एयर, हवा में, ऊपर ही ऊपर। क्या हो गया भाई? यहां लिखा है क्या? समथिंग दैट इज टोस्ड अप इन द एयर, जब किसी चीज को हवा में उछाला गया, टॉस अप नहीं किया गया। समथिंग दैट इज सर्टेन एंड डिसाइडेड, बिल्कुल भी नहीं सर। जो चीज हवा में है तो वो क्या है? अननोन है। समथिंग दैट इज इनविजिबल एंड अनअटेनेबल, नहीं सर। जो चीज हवा में है उसको हम पूरी तरह से जानते नहीं है, वो अनसर्टेन है, अनरिजोल्व है, अननोन है। ठीक है ना। इसकी जगह अनरिजोल्व भी आपको पेपर में मिल सकता है बच्चों, तो ये अपने आप में हो गया जिसके बारे में आपको हकीकत नहीं पता। आज बेटा अगला क्वेश्चन स्पीड से बना के देखते हैं। चलो। द थ्रेट ऑफ द पैंडेमिक नॉट, सर पैंडेमिक का मतलब मैंने बताया आपको, एक ऐसी बीमारी जो हर जगह फैल गई। द थ्रेट ऑफ द पैंडेमिक इज नॉट जस्ट अ क्राई इन द विल्डरनेस, तो बेटा ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मोर्निंग फॉर द लॉस, मोर्निंग दुख की खबर है। अनहीडेड वार्निंग, एक ऐसी वार्निंग है जिस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है जी। एक ऐसी वार्निंग है जिसकी तरफ लोगों ने ध्यान नहीं दिया। टीयर्स ऑफ सोरो, सर उदासी के आंसू, नहीं सर। स्प्रेडिंग रूमर्स, सर फैलती हुई सिर्फ रूमर है, तो यहां पर हमें क्या कहना होगा सर? अब देखो सवाल के अनुसार हमें समझना है कि जो धमकी है हमारे लिए इस पेंडेमिक की, ये नहीं है केवल, क्या नहीं है? अनहीडेड वार्निंग या खाली रूमर। तो आप कहेंगे सर अगर मैं इस नोट के साथ इसको मिलाकर देखूं तो इसका आंसर है क्या चीज? ये सिर्फ फैलती हुई अफवाहें नहीं है, ये धमकी फैलती हुई अफवाहें नहीं है, सच में डरने का ये कारण है। ठीक है जी। करेक्ट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर मार्क करना है, आंसर होगा डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन 89 पे आ जाओ बेटा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 89? क्वेश्चन 89 हमें कहता है री इन्वेंटिंग द व्हील, व्हील
चक्का, इसकी खोज फिर से की जाए। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया भाई? इसका मतलब हमें समझ में आ गया, जब दूसरी चीज की दोबारा से खोज करेंगे इसका मतलब हम किसी काम पर दोबारा से मेहनत करेंगे। एग्जामिनिंग सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों की जांच करना, दैट हैव ऑलरेडी बीन अंडरस्टूड, जो पहले ही समझी जा चुकी हैं। सर थोड़ा सा हो सकता है आंसर ये। वेस्टिंग वंस टाइम फॉर थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन, अब सर दोबारा से चक्के की अगर कोई खोज करेगा तो डेफिनेट सी बात है वो क्या कर रहा है, समय खराब कर रहा है, अपने एफर्ट्स खराब कर रहा है। तो बाकी के ऑप्शंस तो वैसे ही डिस्कशन से बाहर हो गए। क्वेश्चन 90, विद माइट एंड मीन। विद माइट एंड मीन का मतलब होता है पूरी ताकत से, विद फुल रिस्क, जोखिम की बात नहीं, फुल फोर्स हो सकता है, कॉन्फिडेंस की बात नहीं, पूरे आशीर्वाद की बात नहीं। तो करेक्ट आंसर इसके लिए बेहतरीन हो गया भाई हमारे सामने। चलिए बेटा अब थोड़ी स्पीड से आंसर्स बनाकर देखेंगे हम। हर एक ऑप्शन को पिछले सेशन में भी, अब के इस सेशन की शुरुआत में भी आपके साथ डिस्कस करके जा रहे थे। फोकस कीजिएगा फटाफट से आंसर्स बनाने में। सीपीओ की सेकंड शिफ्ट से उठाया गया सवाल। रवि हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी इन कॉलेज हॉकी टीम दिस ईयर एंड ही इज वर्किंग हार्ड टू गेन सच स्किल्स टू फुलफिल हिज गोल्स। ठीक है, गोल ऑफ हिज लाइफ, गोल ऑफ लाइफ। He has clearly made up his mind to achieve his target. अपना मन पक्का कर लिया, टारगेट अचीव करना है। तो सेट साइट्स ऑन, अपनी नजरें फिक्स कर ली हैं, हो सकता है। टू मूव द गोल पोस्ट, अपने बार बार गोल को बदलना। ठीक है जी, इधर क्या लिखा है हमारे सामने सर, देखो इसका मतलब होता है अपने नियम को बदलने की कोशिश करना। टू राइज टू द ओकेजन, टू राइज टू द ओकेजन का मतलब हमें समझ में आता है जब हम किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। मीट द चैलेंज, मीट द चैलेंज, चैलेंज को स्वीकार करना। बाबू ये भी नहीं चलेगा यहाँ पर। टू मेक द कट, टू मेक द कट का मतलब हमें क्या समझ में आया? इसका मतलब हमें समझ में आता है जो क्राइटेरिया है ना, ठीक है ना, उसको पा लेना। मीट द क्राइटेरिया, किसी चीज को करने की जो कंडीशन है, क्राइटेरिया है, उसको पा लेना। तो भाई आंसर इसका अलावा और कोई, सॉरी ये नहीं बेटा, आंसर इसके अलावा कोई और नहीं। उसने अपनी नजरें टिका ली है, जो कुछ करना है अब यही करना है, यही पाना है। आप में से भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपना निर्णय ले लिया है कि अब मुझे बस सीजीएल पर ही फोकस करना है, अब मुझे एक दिन घर वालों को एक अच्छी वर्दी वाली नौकरी पाकर ही दिखाना है मुझे, और जीवन में कुछ करना ही नहीं है। तो यू हैव सेट योर साइट ऑन। रिचा वॉज प्रोवोकिंग हर नेबर्स। प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, सिनोनिम कहेंगे तो इग्नाइटिंग। रिचा भड़का रही थी अपने पड़ोसियों को, अगेंस्ट हर मेड शांता हु स्पोक अगेंस्ट हर, जो उसके खिलाफ बोली, बट नन ऑफ देम रिस्पोंडेड, किसी ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तो भाई भड़काना, इसका मतलब किसी के बारे में क्या करना है, किसी को किसी काम के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है ना, स्मेलिंग अ रैट, डाउट करना, एगिंग ऑन, भड़काना, प्रोत्साहित करना। ठीक है ना जी, तो किसी काम के लिए मोटिवेट करना, ठीक है ना, बट जीरो रिजल्ट उसका देखने को मिले। कैरिंग द कन्विक्शन, यानी कि जो रिवाज है उसको चलना। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमें समझ में आता है क्या, बीइंग कॉन्फिडेंट, बीइंग कॉन्फिडेंट। ठीक है जी, ये भी गया। राइजिंग लाइक अ फिनिक्स, तो इसका मतलब तो होता है टू हैव रीबर्थ, पुनर्जन्म ले लेना या पुनर्जन्म हो जाना। ठीक है जी, यहाँ हैव की जगह आप ये भी कह सकते हैं टू बी रिबोर्न अगेन। क्वेश्चन 92 हमारे सामने है, क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स। ठीक है ना, बुरे वक्त में बुरे कदम उठाने पड़ते हैं। When you are extremely desperate, you need to take extremely desperate actions. जब बुरे हालात हों तो आपको बुरे कदम उठाने पड़ जाते हैं। यही आंसर है भाई। Don't rely it on it until you sure, है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, साबुन थोड़ी बेचना भाई। Something that ends at the last minute, और बिल्कुल अंतिम पलों पर होना, ये at 11th hour पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है ना जी, इसका मतलब है at 11th hour। डू नॉट पुल ऑल योर रिसोर्सेज इन वन पॉसिबिलिटी, एक ही संभावना में सारे अपने ऑप्शंस खत्म नहीं कर देने चाहिए। क्वेश्चन 94, मेथड टू माई मैडनेस। तो मेथड टू माई मैडनेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यानी कि एक ऐसी स्थिति जो अनकन्वेंशनल है, एक ऐसी अप्रोच जो उपद्रव फैला सकती है। ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर एक छिपा हुआ हमारा पर्पस है। ठीक है ना, यानी कि हिडन पर्पस के लिए कोई भी आप जब अपनी स्ट्रेटजी बनाकर चलते हैं, जैसे आपने अपने दोस्तों के साथ बातचीत खत्म करनी है
क्योंकि आप पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आपने क्या किया, अपना लिया आईफोन, ठीक है, और मारा भाई साहब किस में, जमीन पे नहीं मारा, आपने पानी की बाल्टी में फेंके, ले आज से पढ़ाई पुढ़ाई करेंगे भाई साहब, दोस्तों से बात बंद। थोड़ी देर बाद सारे दोस्त आपसे चिढ़ के बुरा मान के चले गए, आपने फ़ोन निकाला, आईफोन है, पानी में कुछ बिगड़ता नहीं है, आपने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया, सबको कह दिया मेरा फ़ोन खराब, आज से बातचीत खत्म। तो इस बात को समझाने की अगर हम कोशिश करेंगे तो क्या होगा, someone who is unpredictable and can cause damage, सर डैमेज की वजह से ऑप्शन गया। to get someone drunk, किसी को पिला देना, नहीं। to state a fact so that there are no doubts objections, किसी तथ्य को ऐसे कहना ताकि डाउट ही खत्म हो जाए, नहीं। स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शंस, ऐसे स्ट्रेंज क्रेजी एक्शंस कर देना जो मीनिंगलेस लगे लेकिन अंत में उनके पीछे एक बहुत बढ़िया रीजन सामने आए, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया इसको याद रखने के लिए। Now let's talk about question 95, ladies and leaders. Question: The coach was trying to twist the player's arm. किसी की बाजू मरोड़ना, इसका मतलब होता है बेटा जब आप अपना काम जबरदस्ती किसी से कुछ करवा रहे हैं, सांत्वना नहीं दे रहे हैं, किसी को ट्रेन करना, नहीं, ट्रेन का मतलब किसी को परिपक्व बनाना, किसी से दूर रखना, आराम से दूर रखना, नहीं सर। जब आप किसी को मजबूर करते हैं कोई काम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टिंग समवन्स आर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर फंसाएगा। क्वेश्चन 96 पे आ जाओ बेटा, क्या कहता है, अपसेट द एप्पल कार्ट। सर कार्ट का मतलब होता है इस तरीके का एक छकड़ा, ठीक है ना जी भाई साहब। आप जब शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो ये, अब इसमें एप्पल रखी हुई है, ये डिस्टर्ब आपने कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, विड्रॉ करना, नहीं, आपने जो प्लान बनाया था उसको आपने क्या कर दिया, स्पॉइल कर दिया। सर ये दोनों ऑप्शंस गलत हो गए। ऑफेंडेड का मतलब होता है अपमानित होना। क्वेश्चन 97, टू पेडल वंस ओन कैनो। सर अपनी ही बोट को खुद ही पेडल करना। मैं कैनो समझा देता हूँ। कैनो एक इस तरीके की बोट होती है भाई साहब, ये आप पानी में हैं साहब, ठीक है, और यहाँ आप बैठे हुए हैं, और पेडल ये है भाई साहब आपके पास जो आपका चप्पू है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 97 का आंसर बनाना आसान हो गया आपके लिए। करेक्ट आंसर क्या हो गया, अपने ही ऊपर ही डिपेंड होना, अपना ही खुद ही चलाना है भाई साहब, कोई मशीन मोटर थोड़ी लगी है बोट में। क्वेश्चन 98, अ फायर इन समवन्स बेली। किसी के बेली में आग, यानी कि किसी के बेली में आग लगने का मतलब हो गया जब किसी इंसान के अंदर अपनी भूख है। मुझसे एक बार एक स्टूडेंट ने ऑफलाइन क्लास में मुझसे पूछा कि सर सफल होने के लिए कितना समय चाहिए इस पेपर में। मैंने कहा बेटा ये तुम्हारी भूख पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे अंदर सफल होने की भूख है ना, तो ये भूख तुम्हें सोने नहीं देगी, ये भूख तुम्हें फिजूल चीज़ों में टाइम खराब करने नहीं देगी, ये भूख तुम्हें हर समय जगाए रखेगी। जिन बच्चों को नींद आती है ना फिजूल की, उन बच्चों की भूख मर चुकी है, और जिसकी जितनी बड़ी भूख वो उतना ही बड़ा काम अपने जीवन में आसानी से कर जाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर वही बात आपके सामने क्या है सर, जो एनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक है किसी चीज़ को पाने के लिए, बाकी ऑप्शन सब खत्म। क्वेश्चन 99 आप सभी के सामने है, आइए देखते हैं क्वेश्चन 99। तो चलिए, मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूं मेरे बच्चा। क्वेश्चन 99 होमवर्क में आपको दे रहा हूं, सारी डिटेल दी है, स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है किसमें ईडीएम का सही तरह यूज हुआ है। जरूर मेरे बच्चों मुस्कुराकर अपने आंसर्स जरूर दीजिएगा, ठीक है, फाइन, ठीक है भाई, मुस्कुराकर अपने आंसर जरूर दीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेहनत करते हैं, जब आप लोग अपने रेस्पॉन्सेज हमें देते हैं, ठीक है दोस्त। ये होमवर्क आप लोगों के लिए दिया गया है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन। ये भी आप लोगों को होमवर्क ही मैं दे रहा हूँ, ठीक है जी। ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, बड़े ध्यान से इनको देखिएगा, ठीक है बच्चों। और इसी बातचीत के साथ आज की कहानी यहीं तक। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और पूरी वीडियो को दोबारा देखिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। और आप लोगों को मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा लगता है आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर।